आज हिंदी साहित्य में सुनिए दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी मंथरा। दीपक शर्मा एक भारतीय लेखिका हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी में अपनी लघु कथाओं के लिए जानी जाती हैं। 1993 से 2021 के बीच उनके 21 लघु कथाओं के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 2021 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मंथरा, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस बार हम पति पत्नी मेरी स्टेप मॉम की मृत्यु की सूचना पर इधर पापा के कस्बापुर आए हैं। मंथरा अभी भी जमी हुई है। हमारे गेट खोलने की आवाज़ पर बाहर के बरामदे में मालती के प्रकट होने पर विभा बुदबुदाती है। ये मौका है क्या तुम्हारे उस पुराने मजाक का? मैं उस पर झल्लाता हूँ। मालती को पापा परिवार में लाए थे 4 वर्ष पहले, केयर गिवर अर्थात टहलने की एक एजेंसी के माध्यम से, इन्हीं स्टेप मॉम की देखभाल के लिए, जो अपने डिमेंशिया मनोभ्रंश के अंतर्गत अपनी स्मृति एवं चेतना तेजी से खो रही थीं। समय, स्थान अथवा व्यक्ति का उन्हें अक्सर बोध न रहा करता और अपने एक स्टे के दौरान विभा ने जब उन्हें न केवल अपने प्रसाधन, भोजन और औषधि के लिए बल्कि अपनी सुई धागे की थैली से लेकर अपने निजी माल मत्ते की संभाल तक के लिए मालती पर निर्भर पाया तो वो बोल उठी थी। कैकई अब अकेली नहीं, उसके साथ मंथरा भी आन जुटी है। पापा कहाँ हैं? समीप पहुँच रही मालती से मैं पूछता हूँ। आज वो अपना एप्रन नहीं पहने हैं, जिसकी आस्तीनें वो हमेशा ऊपर चढ़ाकर रखी रहती थी। उसकी साड़ी का पल्लू भी उसकी कमर में कसे होने के बजाय खुला है और हवा में लहरा रहा है, चर्बीदार उसके कंधों और स्थूल कमर को अपरिचित एक गोलाई और मांसलता प्रदान करते हुए। वो नहा रहे हैं। नहाना तो मुझे भी है। विभा पहियों वाला अपना सूटकेस मालती की ओर बढ़ा देती है। सोचती है पिछली बार की तरह इस बार ही मालती हमारा सामान हमारे कमरे में पहुंचा देगी, किंतु मालती विभा के संकेत को नज़रअंदाज कर देती है और बरामदे के हॉल वाले कमरे के दरवाजे की ओर बढ़कर उसे हमारे प्रवेश के लिए खोल देती है। बाहर के इस बरामदे में 3 दरवाजे हैं। एक ये हॉल वाला, दूसरा पापा के क्लिनिक वाला और तीसरा उनके रोगियों के प्रतीक्षा कक्ष का। विभा और मैं अपने अपने सूटकेस के साथ हॉल में दाखिल होते हैं। अंदर गहरा सन्नाटा है। दोनों सोफ़ा सेट और खाने की मेज अपनी कुर्सियों समेत जस की तस अपनी अपनी सामान्य जगह पर विराजमान है। यहाँ मेरा अनुमान गलत साबित हो रहा है। रास्ते भर मेरी कल्पना अपनी स्टेप मॉम की तस्वीर के बगल में जल रही अगरबत्ती और धूप के बीच मंत्रोच्चार सुन रहे पापा एवं उनके मित्रों की जमा भीड़ देखती रही थी। लगभग उसी दृश्य को दोहराती हुई जब आज से 15 वर्ष पूर्व मेरी माँ की अंतरेक्ष क्रिया के बाद इसी हॉल में शांति पाठ रखा गया था। और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उस दिन माँ की स्मृति में अगरबत्ती जलाने वाले हाथ इन्हीं स्टेप मॉम के रहे थे। मौसी, संबोधन के स्तर पर मेरी स्टेप मॉम मेरे लिए मौसी ही रही हैं। रिश्ते में वो मेरी मौसी भी थीं, माँ के ताऊ की बेटी, जो उन्हीं के घर पर पली बढ़ी थी। कारण माँ के ये ताऊ जब अपने 23वें वर्ष में ही विधुर हो गए थे तो उन्होंने 2 साल की अपनी इस बच्ची को अपनी माँ की झोली में डालकर संन्यास ले लिया था। अम्मा जी बिजली की भट्टी में भस्म कर दी गई हैं। उनका अस्थि कलश उनके कमरे में रखवाया गया है। आयु में मालती जरूर 37 वर्षीय मेरी स्टेप मॉम से 2-4 बरस बड़ी ही रही होगी, किंतु पापा के आदेशानुसार घर में काम करने वालों के लिए वो अम्मा जी ही थीं। हमारा कमरा तैयार है क्या? विभा मालती से पूछती है। तैयार हो चुका, मालती सिर हिलाती है। बैठक का पिछला दरवाज़ा एक लंबे गलियारे में खुलता है, जो अपने दोनों ओर बने 2-2 कमरों के दरवाजे के लिए है। बाईं ओर के कमरों में पहला रसोई घर है और दूसरा हमारा शयन कक्ष, जबकि दाईं ओर के कमरों में पहला कमरा गेस्ट रूम रह चुका है, किंतु जिसे मालती के आने पर स्टेप मॉम के काम में लाया जाता रहा है और जिसे विभा ने अपनी ठिठोली के अंतर्गत सिक रूम का नाम दे रखा है, जिसे चौथे कमरे को एक गलियारा रास्ता देता है। कहने को वो पापा का शयन कक्ष है, मगर पापा अब उसे कम ही उपयोग में लाते हैं।
उसके स्थान पर उन्होंने घर के उस चौथे शयन कक्ष को अपने अधिकार में ले लिया है जो घर के बाकी कमरों से कटा हुआ है। मेरे विद्यार्थी जीवन में वो मेरा कमरा रहा है जिसमें मैंने अपनी उठती जवानी के अनेक स्मरणीय पल बिताए हैं, कुछ आर्द्र तो कुछ विस्फोटक, कुछ उर्वर तो कुछ उड़ाऊ। ये कमरा गलियारा पार करने पर आता है, उस बड़े घेरे के 1/4 भाग में, जिसका 3/4 भाग सभी का है, किसी भी एक के अधिकार में नहीं। इसमें एक तख्त भी बिछा हुआ है और 4 आराम कुर्सियाँ भी। माँ और फिर बाद में अपने डिमेंशिया से पूर्व मेरी स्टेप मॉम भी अपने दिन का और बहुत बार रात का भी अधिकांश समय यहीं बिताया करती थी, स्वतंत्र रूप से, कभी अकेली कभी टोली में। तुम पहले हमें चाय पिलाओ मालती। हमारे कमरे की ओर अपना सूटकेस ठेल रही विभा को रसोई घर का दरवाज़ा चाय की आवश्यकता का एहसास दिला जाता है। उधर मालती रसोई की ओर मुड़ती है तो इधर अपना सूटकेस गलियारे में ही छोड़कर मैं स्टेप मॉम के कमरे की ओर बढ़ लेता हूँ। उनका बिस्तर पहले की तरह बिछा है, बिना एक भी सिलवट लिए। मालती की सेवा टहल में औपचारिक दक्षता की कभी कमी नहीं रही थी। हमेशा की तरह बिस्तर के बगल वाली बड़ी मेज़ पर दवाओं के विभिन्न डिब्बे अपनी अपनी व्यवस्थित कतार में लगे हैं। धूल का उन पर एक भी कण ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। स्टेप मॉम की पहिएदार वो कुर्सी आज खाली है जिस पर वो मुझे मेरे आने पर बैठी मिला करती थी। अस्थि कलश पलंग की दूसरी बगल वाली छोटी मेज पर धरा है, लाल कपड़े में अपना मुंह लपेटे। उनके अंतिम देह चिन्हों का अंश उन्हें आश्रय देने के साथ साथ उनकी उपस्थिति को हवा में पसारता हुआ। उस पसार में 15 वर्ष पूर्व वाला उनका वो रोष भी है जो मुझे भुलाए नहीं भूलता। मैं छोटी मेज पर जा पहुंचता हूं और अपने दोनों हाथ अस्थि कलश पर जा टिकाता हूं, कांप रही अपनी देह को संभालते हुए। आप यहाँ कैसे? तभी सामने पड़ने वाले रसोई घर से मालती कमरे में चली आती है। आप तो इस कमरे में झांकने तक से घबराया करते थे। इस कमरे में मेरी माँ भी मरी थी। मैं सफ़ेद झूठ बोल गया हूँ। माँ का देहांत एक नर्सिंग होम के आईसीयू में हुआ था, पीलिया के बिगड़ जाने से। मेरे जन्म के बाद ही से उन्हें पीलिया बार बार पकड़ता रहा था, जिस कारण मेरे ननिहाल के चौतरफा इतर काम निपटाने वाली तब मेरी मौसी थी। इन्हीं स्टेप मॉम को हमारे घर पर भेजा जाता रहा था निरंतर, माँ का परहेजी पोषाहार उनके हाथों तैयार कराने हेतु। अम्मा जी तो कहा करती थीं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। मालती अपनी टकटकी मेरे चेहरे पर बांध देती है। मैं समझ नहीं पा रहा उसकी इस टकटकी के पीछे मेरी माँ की मृत्यु स्थान की सही जानकारी है अथवा वो सच जिसे हमेशा ओट में रखा जाता रहा है। मौसी और क्या कहती थी? विकल होकर मैं पूछता हूँ। सबकी शिकायत करती थी, पति की, पिता की, दादी की, चाचा की, चाची की, यहाँ तक कि आपकी माँ और पत्नी की भी, मगर आपकी शिकायत उनकी ज़ुबान पर कभी नहीं आई। बिना मुझे कोई पूर्व संकेत दिए मेरी रुलाई बाहर उछल आई, जो 15 वर्ष से मेरे गले में अटकी रही है। मालती, जब ही पापा की आवाज़ पिछले बरामदे में गूंजती है। जी सर। मालती तत्काल कमरा छोड़कर उधर लपक लेती है। वे लोग आ गए क्या? जी सर। जी पापा, विभा भी अपने कमरे से चिल्लाती है, हम आ पहुँचे हैं। तुम दोनों उधर हॉल में बैठो, मैं वहीं आ रहा हूँ। इसी बीच मालती मेरे गीले तौलिए बाहर आंगन में फैलाकर हमारे लिए चाय तैयार कर देगी। जी पापा, विभा फिर चिल्लाती है। मेरी रुलाई वहीं थम जाती है। मेरे लिए ज़रूरी है मैं पूर्णतया प्रकृतस्थ दिखाई दूँ, पापा को, विभा को, मालती को। तुम्हारा सूटकेस क्या मुझी को उधर ले जाना होगा? विभा इस कमरे में आन घुसी है। नहीं, अपने को प्रकृतस्थ कर लेने का समय मुझे मिल चुका है। मंथरा अब दूसरी कैकई बनने की तैयारी में है, विभा मेरे कान में फुसफुसाती है। प्रतिवाद में मैं अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत देता हूँ। जानता हूँ मेरी प्रत्येक प्रतिकूल टिप्पणी को एक लंबी बहस बनाने का उसे शौक़ है। देखें इसमें क्या है। वो स्टेप मॉम की स्टील अलमारी के पास जा खड़ी हुई है। अलमारी उसे बंद मिलती है। ऐसा इसमें क्या था? वो व्यंग्य से मुस्कुराती है। चलो हॉल में बैठते हैं। मैं स्टेप मॉम के कमरे के दरवाजे का रुख करता हूँ। स्टेप मॉम की उपस्थिति मैं विभा के साथ साझा नहीं करना चाहता।
सच पूछें तो इसमें मुझे पापा की साझेदारी भी नहीं चाहिए। उनकी इकलौती संतान होने के बावजूद उनसे मेरे संबंध प्रगाढ़ नहीं, भुरभुरे हैं। एक दूसरे के संग न तो हम अपने अंतर्मन के भेद ही साझे करते हैं और न ही अपनी बाह्य समस्याएं। एक दूसरे की आय एवं उसके प्रयोग के बारे में भी हम ज़्यादा नहीं जानते। अस्पष्ट रूप से उन्हें इतना ज़रूर मालूम है कि मेरी ये कंपनी मुझे अच्छी तनख्वाह देती है और मुझे ये पता रहता है कि शहर की एक प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। बदली गई मेरी कंपनी का नाम उन्हें मेरे कंपनी बदलने के बाद ही मिलता है, मेरे साक्षात्कारों के समय नहीं। विवाह के बारे में भी उन्होंने तभी जाना जब हमारा विवाह प्रस्ताव अपने अंतिम चरण पर था, हमारे प्रणय याचन की कालावधि के दौरान नहीं। और मोबाइल से ज़्यादा हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पर सीधी बात तभी करते हैं जब हमारी दिनचर्या में कोई दुर्घटना घटी हो अथवा कोई नया चित्र उभर रहा हो। जैसे विवाह की गर्भावस्था और उसकी प्रसूति की संभावित तिथि सबसे पहले मैंने उन्हें ही उद्घाटित की थी, और संभावित उस तिथि से जब हमारा भास्कर पहले ही हमारे पास चला आया था तब भी ये सूचना सबसे पहले उन्हें ही मिली थी, जिसे पाते ही उसी दिन वो मेरे पास पहुंच गए थे। मेरे बेंगलुरु और अपने कस्बापुर की लंबी दूरी तय करने हेतु टैक्सी और हवाई जहाज़ बदलने की मजबूरी के बावजूद। जैसे आज मैं उनके पास उनका मोबाइल पाते ही चला आया हूँ। बेंगलुरु से लखनऊ और फिर लखनऊ से कस्बापुर। 2 वर्षीय भास्कर को उसके नाना नानी के पास छोड़कर, जो वहीं बेंगलुरु में रहते हैं। हमेशा की तरह पापा से पहले उनके आफ्टर शेव की महक हॉल में प्रवेश करती है। हम दोनों आपके दुख में शामिल हैं। आगे बढ़कर विभा अपने दोनों हाथ उनके हाथों की दिशा में बढ़ाती है, अपनी सांत्वना प्रदर्शित करने के निमित्त। अभिवादन के नाम पर हम दोनों में से ना तो कोई किसी के पैर छूता है, ना ही प्रणाम के साथ अपने हाथ ही जोड़ता है। बस पहचान के एक हेलो या फिर केवल एक मुस्कान ही से काम चला लेते हैं, जो इस समय मैं दे नहीं सकता और अपनी सोफ़ा सीट पर चुप बैठा रहता हूँ। तुम भी बैठो विभा। उसके हाथों को हल्के से थपथपा कर पापा मेरे कंधे आन छूते हैं, मेरी बगल वाली सोफ़ा सीट ग्रहण करने से पहले। आपका दुख हमारा दुख है पापा, विभा अपने बातूनीपन से मेरी चुप्पी की संपूर्ति अक्सर किया करती है। पिछले 4 साल से बीमार तो चल ही रही थी। पापा मेरी ओर देखते हैं। मैंने पैर और समेट लिए हैं। उसका जाना तो लगभग निश्चित ही था, मगर संतोष की बात तो ये है कि उसका अंत सहज रहा। अपने प्रत्येक वाक्य के बाद अपना नया वाक्य शुरू करने से पहले वो हमेशा की तरह लंबे विराम लेते हुए बोल रहे हैं। उनकी आवाज़ में किसी भी भाव का उतार चढ़ाव नहीं। ये अनुमान लगाना कठिन है कि वो राहत महसूस कर रहे हैं या फिर खेद। चुपचाप नींद में चली गई। जो भी सुनता है यही कहता है, ऐसी मौत केवल भाग्यशाली लोग ही पाते हैं। उनका भाग्य तो आपने पलटा था पापा। उनके नए वाक्य के शुरू होने से पहले विवाह बीच में कूद पड़ती है, वरना वो तो ऊपर से दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिखवा कर आई थी। अनाथ अवस्था में बचपन बिताई थी, क्या तो उन्हें पालन पोषण मिला होगा और क्या लिखाई पढ़ाई। और फिर कैसे तो उनके परिवारजन ने आलोक की मॉम की मृत्यु का दोष भी उन्हीं के माथे ला मढ़ा था। ऐसे में आप ही थे पापा जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, घर दिया, नाम दिया। बीमार पड़ी तो बड़े से बड़े डॉक्टर्स से उनका इलाज करवाया, उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक निजी नौकरानी रख कर दी। अब उन्हें भाग्यशाली नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? उसे जो कहो सो कहो। विवाह के मुंह से अपनी जयकार सुनकर पापा विभोर उठते हैं। मुझे ये बताओ, मुझे क्या कहेंगे, जिसने 2 बार विवाह किया और दोनों ही बार दाम्पत्य सुख से वंचित रहा। पहली बार 15 साल तक आलोक की माँ के कमज़ोर जिगर ने मुझे परेशान रखा, तो दूसरी बार 14 साल तक इला के अवसाद रोग ने। मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी, आप एक साथ अभागे भी हैं और सुभागे भी। अभागे इस भाव से कि आपने अपनी दोनों पत्नियां एक अभिशप्त परिवार से लीं। अभिशप्त मतलब? पापा चौंकते हैं। अभिशप्त मतलब ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि उस परिवार में विधुर और विधवाएं अधिक हैं और दंपत्ति कम,
मानो किसी दुर्वासा उन्होंने शाप दे रखा हो। दाम्पत्य सुख से तुम लोग वंचित रहोगे। तभी देखिए, पिछली पीढ़ी में से आलोक की मॉम के दादा, चाचा और ताई सभी समय से पहले चले गए, और इस पीढ़ी के आलोक के बड़े मामा की पत्नी कैंसर में जा चुकी हैं और छोटे मामा की पत्नी कैंसर झेल रही हैं। बड़ी मौसी एक सड़क दुर्घटना में पति गंवा चुकी हैं और नाना भी पिछले वर्ष विदा हो लिए हैं। तुम सच कह रही हो विभा, पापा सकते में आ गए हैं। मेरा तो इधर कभी ध्यान ही नहीं गया था। क्योंकि आप सुभागे भी तो हैं। विजयी भाव से विभा मेरी ओर देखकर मुस्कुराती है। दुर्वासा का ये शाप आपने झेला जरूर, किंतु आप जीवित बचे रहे, बने रहे, टिके रहे। जैसे आलोक की नाक बचपन में गहरी चोट खाई तो, मगर नाक बची भी रही, बनी भी रही, टिकी भी रही। मेरे माथे पर त्योरी चढ़ाई है। विभा ने पापा के और मेरे मर्म स्थान पर अपनी उंगली ला धरी है, एक ही वज्रपात में। चाय, विशुद्ध चाय के 3 प्यालों के साथ ट्रे में शक्कर और दूध के अलग अलग पात्र रखे मालती हमारे पास आ पहुंचती है। ट्रे वो सबसे पहले पापा के पास ले जाती है, फिर विभा के पास और सबसे बाद में मेरे पास। वे दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपने प्यालों में दूध और शक्कर ले लेते हैं और मैं चाय भी लौटा देता हूँ। मन नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो आलोक, पापा मुझे मीठी झिड़की देते हैं। एक बेटे के पिता भी बन चुके हो, अब तो अपना मन मजबूत रखा करो। ये मजबूत बिल्कुल नहीं है पापा, विभा चुटकी लेती है। भास्कर को हल्का भी बुखार आ जाए तो आफत खड़ी कर देते हैं। हमें आपसे कुछ कहना था सर। मालती की घोषणा विभा की जुबान को विराम लगा देती है। हम अम्मा जी के लिए यहाँ आई थीं, जब वो नहीं रहीं तो अब आपको हमारी क्या ज़रूरत। आज हम जाएंगे सर। ज़रूरत क्यों नहीं है, पापा हड़बड़ा उठे हैं। कल के अखबार में इला की मृत्यु की खबर छपने वाली है। परसों की तारीख में उधर मंदिर में शांति पाठ रखा गया है और स्वाभाविक है घर में तमाम मिलने वाले आएंगे। वे बैठेंगे तो फिर उन्हें खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। ऐसे में तुम हमें बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो। आपकी बहू आ तो गई है सब देखने संभालने। नहीं भाई, विभा घबरा गई है। मुझे तो तुम्हारी रसोई में ये तक नहीं मालूम क्या चीज़ कहाँ रखी है। मैं किस मेहमान को क्या देखूंगी और क्या संभालूंगी। 3.5 वर्ष के हमारे इस वैवाहिक जीवन में विभा पापा की इस रसोई में कम ही दाखिल हुई है, और अगर कभी हुई भी होगी तो केवल ये झांकने की खातिर कि खाने की मेज पर हमें क्या मिलने वाला है। तुम्हें तो रुकना ही पड़ेगा मालती, पापा अपना मधुरतम स्वर प्रयोग में ला रहे हैं। जानते हैं मालती यहाँ रहेगी तो उन्हें घरदारी की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी एजेंसी वाली तनख्वाह तुम्हें अब भी मिलने वाली है, फिर तुम्हारे जाने का सवाल ही कहाँ उठता है। नहीं सर, जब अम्मा जी यहाँ नहीं तो हम भी यहाँ नहीं। उसका गला भर आया है। तुम्हें अम्मा से मतलब है या फिर अपनी तनख्वाह से, विभा चमकती है। पहले दोनों से बराबर था, मगर अब अम्मा जी से ज़्यादा है। और अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर फिर दोनों बराबर कर दें तो, पापा नरम पड़ जाते हैं। नहीं सर, मालती हाथ जोड़ देती है। अब तब भी हम नहीं रह पाएंगी। अपनी एजेंसी से हम बात कर चुकी हैं, वहाँ से संदेश भी आ गया है। अपना सामान बांधो और अपना नया पता पकड़ो। हमसे पूछे बिना तुमने एजेंसी से बात भी कर ली? कब की बात? पापा का स्वर बदल गया है, नरमी गायब हो गई है। जिस समय हम चाय बना रहे थे। मालती झेंप जाती है। एजेंसी वालों को मैं समझा लूँगा। पापा अपनी जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। हमें 1 सप्ताह का नोटिस दिए बिना वो तुम्हारा नया पता नहीं तय कर सकते। उनकी आवाज़ में धमकी है, अहम भाव एवं घमंड है। आपका जोर ना उन पर चल सकता है और ना हम पर। अपने हर वाक्य में सर जोड़ने वाली मालती अपने सर के साथ अपनी आवाज़ में विनम्रता लाना भी भूल रही है। ना वो आपके परिवार से हैं ना हम। आप ना उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं ना हमारा। तुम मुझे जानती नहीं, पापा तिनकते हैं। मैं किसका क्या क्या बिगाड़ सकता हूँ। हम सब जानते हैं, अम्मा जी हमें सब बताई हैं। बिगाड़ने पर आते हैं तो अपने बेटे तक को नहीं बख्शते हैं। पापा का रंग सफ़ेद पड़ रहा है। यह क्या बक रही है पापा? विभा पापा को कुरेदती है। विभा विष की गांठ से कम नहीं, आग या झगड़ा लगाने में अव्वल। तुम तो जानती हो विभा, डिमेंशिया के रोगी तमाम बेतुकी और अनर्गल बातें गढ़ा करते हैं। इला ने भी ऐसी कुछ मनगढ़ंत बात बना ली होगी। विभा की जिज्ञासा पापा को उनके आपे में लौटा लाई है।
पापा ठीक कहते हैं, अपनी ज़ुबान खोलना मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। पापा को मैं विवाह की सूली पर नहीं चढ़ाना चाहता। ये बिगाड़ वाली बातें स्टेप मॉम की मनगढ़ंत ही रही होंगी, सच नहीं। चलिए मालती से वो मनगढ़ंत ही सुन लेते हैं। मालती को विवाह एक नटखट मुस्कान देती है। शायद उसकी नज़र में मालती और पापा के बीच उत्पन्न हो रही इस नई युद्ध स्थिति ने मालती का काम छोड़ने की घोषणा से अधिक महत्ता ग्रहण कर ली है। मालती अब कुछ नहीं सुनाएगी। पापा अपनी सोफ़ा सीट से उठकर खड़े हो गए हैं। वो अपनी चाय का प्याला बीच वाली मेज़ पर टिकाते हैं और अपने मोबाइल पर एक नंबर घुमाते हुए मालती को अपने पीछे आने को कहते हैं। चलो मेरे साथ उधर पिछले बरामदे में आओ, तुम्हारी एजेंसी से बात करता हूँ और तुम्हारा हिसाब अभी ही निपटा देता हूँ। सोचता हूँ तुमने अगर जाने का मन बना ही लिया है तो मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। उनका स्वर समतल है। उपाय कुशलता में उनकी कोई सानी नहीं। जाते जाते वो मेरी ओर देखकर अपने चेहरे पर कृतज्ञ भाव को आह्वान भी देते हैं। हॉल से दोनों के ओझल होते ही विभा गोली दागती है। मैं नहीं जानती थी मालती इतनी हेकड़ और अक्खड़ है। ये तो मंथरा से ही बहुत आगे निकल ली है। राम पर बलिहारी जा रही है और सीधे दशरथ से भिड़ने चली है। तुम तो नहाना चाहती थी। मैं विषय बदल देना चाहता हूँ। तुम अब नहा क्यों नहीं लेती? अभी कैसे नहा सकती हूँ? विभा हंस पड़ती है। अभी तो मैं चाय पी रही हूँ। ओह, मैं बनावटी आश्चर्य व्यक्त करता हूँ। और अभी तो मुझे यह भी जानना है मेरे पा इन लॉ ने मेरे हस्बैंड का क्या बिगाड़ रखा है, उसे क्या नहीं बख्शा है। उसका कोई लव अफेयर, उसकी कोई प्रेम कथा? तुम्हें बताया तो है पापा ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी नहीं बिगाड़ा। अभी तुम पिटारी बंद रखना चाहते हो तो यही सही। वो मध्य मार्ग ले लेती है। जानती है इस समय मुझसे सुलह कर लेने में ही उसे फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मालती के न रहने से उसे अब मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन उधर बेंगलुरु में तुम्हें पिटारी खोलकर उस सांप बाहर निकालना ही पड़ेगा। मालती की छोड़ी इस फुलझड़ी की चिंगारियाँ ऐसे नहीं बुझने वाली। मैं नहीं समझता वो बीती बात मेरी ज़ुबान पर कभी आएगी। 15 वर्ष पूर्व वाली वो घटना आकस्मिक थी और अनजाने ही घटी थी। माँ की 13वीं का जमघट छटते छटते पूरी तरह विघटित हो चुका था। मेरे ददियाल एवं ननिहाल से आए सभी जन हमसे विदा ले चुके थे, एक इन्हीं इला मौसी को छोड़कर। घर में सामान्य स्थिति लौट रही थी। उस दिन शाम के नाश्ते के साथ जिस समय मौसी मेरे कमरे में आई थीं, मैं पढ़ने वाली अपनी मेज़ पर अपना टेप रिकॉर्डर रखे अपनी कुर्सी पर बैठा अंग्रेज गीतकार, गायक एवं वादक स्टिंग का गीत बी स्टिल माई बीटिंग हार्ट अर्थात निश्चल हो जाओ ताल दे रहे मेरे दिल सुन रहा था और जीवन, नृत्य एवं प्रेम का बखान कर रहे उसके शब्द मुझे अपनी माँ को नृत्य के हाथों यो खो देने के दुख से जोड़ रहे थे। यहाँ ये बताता चलूँ 1987 में रिलीज़ हुई स्टिंग के जिस एल्बम नथिंग लाइक द सन अर्थात सूर्य जैसी कोई चीज़ नहीं में यह गीत संकलित था, वो एल्बम स्टिंग ने अपनी माँ को समर्पित कर रखी थी जिन्हें उसी वर्ष कैंसर ने ले लिया था। अपना टेप रिकॉर्डर बंद करो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मौसी की ट्रे में कोल्ड कॉफ़ी के साथ ताज़े बने पनीर रोल्स रखे थे। उन्हें देखते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। वो मुझे बहुत पसंद थे और मेरी माँ ही ने मौसी को उन्हें बनाने की विधि सिखाई थी। शरीर से माँ बेशक दुर्बल थी, किंतु उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। तुम नाहक रोते हो बच्चे, मौसी ने मुझे अपने अंक में भर लिया था और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली थी। मेरे पास तो माता पिता दोनों ही नहीं हैं और कब से नहीं, फिर भी मैं रोती नहीं। और मेरी रुलाई तत्काल ठहर गई, अनजानी से एक सिरहन को स्थान देने के निमित्त। उससे मेरी पहचान अभी गति भी नहीं पकड़ पाई थी कि पापा ने मौसी के कंधे आंजे जोड़े थे और उन्हें मुझसे अलग छिटकाकर उन पर चिल्लाए थे, तुम्हें मन ही बहलाना है तो किसी और के पास जाओ, मेरे बेटे को अपने हाव भाव मत दिखलाओ, उसके पास फिर कभी मत फटकना। मैंने क्या किया है? मौसी चीख रही थी, उस एक क्षण के लिए सामान्य अपना दब्बूपन दरकिनार करती हुई। वो जीजी के लिए रो रहा था और मैं उसे हौसला बंधा रही थी। पापा और ताव खा गए थे और मौसी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। पापा का हाथ भारी था और मौसी का गाल नाजुक। वो उस तमाचे की प्रचंडता सह नहीं पाई थी और चक्कर खाकर वहीं मेरे कमरे के फर्श पर गिर पड़ी थी। मुझसे वो देखा न गया था और मैंने अपने पूरे जोर से पापा को धक्का दे डाला था।
मेरे उस आकस्मिक आक्रमण ने उन्हें चकित कर दिया था। उनका निहंग लाडला उन्हें धक्का दे दे, जिस पर उन्होंने सर्वाधिक प्यार दुलार लुटाया था, जिसे वो अपनी एकल सिल्वर लाइनिंग मानते रहे थे, घोषित करते रहे थे, मेरा यह आलोक घने काले बादल जैसे मेरे जीवन का रुपहला कोर है, मेरे उज्जवल भविष्य की एकमात्र संभावना, मेरे क्लिनिक का अगला स्वामी। किंतु वो देर तक चकित न रहे थे। जल्दी ही उनका प्रकोप फिर उन पर हावी हो गया था दुगने वेग से, और वो मुझ पर झपट लिए थे। मेरी गर्दन को एक जोरदार हल्लन देकर मेरे सिर मेरी पढ़ने वाली मेज पर जा पटका था। मेरी नाक रिसने लगी थी, मानो उसके अंदर से खून का कोई फव्वारा छूटा था। उस फव्वारे ने पापा के बिगड़े तेवर तुरंत बदल दिए थे। वो जानते थे उस फव्वारे को निष्क्रिय करना बेहद ज़रूरी था, और उसके लिए मेरी नाक का उपचार उनकी प्राथमिकता बन गई थी। 1.5 माह तक निरंतर चली उस उपचार की अवधि ने उनकी दंडाज्ञा का समयानुपात बेशक गड़बड़ा दिया था, किंतु उससे अकृत नहीं किया था। दंडाज्ञा ने हम दोनों पर निशाना बांधा था। मुझे घर से बाहर निकलकर छात्रावासी बनना था, और मौसी को घर के अंदर सीमित रहकर मेरी स्टेप मॉम। उस समय मैं 15 वर्ष का था और मौसी 22 की, पापा से ठीक 20 वर्ष छोटी। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मंथरा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।